नमस्ते। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको जीवाणुओं की मॉर्फोलॉजी के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा तथा मॉर्फोलॉजी के आधार पर जीवाणु कितने तरह के हैं ये वर्गीकरण भी इस व्याख्यान के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें सेल वॉल है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के रूप में पाया जाता है, और जीवाणु में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसे सी डीएनए कहते हैं। सी फॉर कोवेलेंटली, नेक्स्ट सी फॉर क्लोज्ड, थर्ड सी फॉर सर्कुलर डीएनए। यानी बैक्टीरिया में जो डीएनए है या अनुवांशिक पदार्थ है, जिसे गुणसूत्र भी कह सकते हैं अपन, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स अनुपस्थित होती है, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है। और ये जो रीजन है वो न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। जैसे आगे मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को साझा करूंगा। और ये जो जीवाणु है ये मोनोट्राइकस है। ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजिला, तो इसमें एक सिरे पे केवल एक ही फ्लैजिला उपस्थित है। इस तरह के जीवाणु को मोनोट्राइकस जीवाणु कहते हैं। फ्लैजिला के आधार पर भी जीवाणुओं को वर्गीकृत किया गया है, जो आगे के व्याख्यान में बताने का प्रयास करूंगा। बैक्टीरिया यानी जीवाणु कोस्मोपोलिटन है, अर्थात इनका वितरण विश्व के सभी जगह में होता है और सभी प्रकार की हैबिटेट में जीवाणु उपस्थित होते हैं। इनमें जो पोषण है वो विषम पोषकी अर्थात मर्तोपजीवी और परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु हैं जो सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम जो जीवाणु है लेग्यूमिनस कुल के पादपों में पाया जाता है, सहजीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है तथा यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है पौधों के लिए जो उपयोगी होती है। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। पहले ही बताया मैंने, प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है और न्यूक्लियस है वो सुविकसित नहीं होता है ऐसे जीवों में। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है तथा डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग है, यानी दोहरी झिल्ली से आवृत जितने भी तरह के कोशिकांग हैं वो इनमें अनुपस्थित होते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे कोशिकांग? जैसे क्लोरोप्लास्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो जीवाणु कोशिका में नहीं पाए जाते। और क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। राइबोसोम जैसा मैंने पूर्व में बताया 70S प्रकार के होते हैं। इनमें जो जनन है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, यानी द्विविखंडन के द्वारा होता है, लेकिन इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब रिकॉम्बिनेशन किन किन विधियों से होता है? तो 3 विधियां प्रमुख है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक विधि का अपन ने वायरस के मल्टीप्लिकेशन में भी अध्ययन किया है या उसके बारे में जाना है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो जीवाणु है वो निम्न प्रकार के होते हैं जैसा बताया गया। एक होता है कोकस। कोकस यानी इस तरह के जो जीवाणु है वो गोलाकार तथा दीर्घवर्तीय होते हैं। यह सामान्यतः अचल होते हैं, यानी नॉन मोटाइल होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिनमें केवल एकल कोकस ही पाया जाता है, जिसे इस तरह के जो जीवाणु है वो माइक्रोकोकस कहलाते हैं, और इसका उदाहरण है माइक्रोकोकस ल्यूटियस। दूसरे हैं जिनमें ये कोकस है माइक्रोकोकस 2-7 माइक्रोकोकस आ जाते हैं। तो इस तरह के कोकस को या गोलाकार और एलिप्टिकल जीवाणुओं को डिप्लोकोकस कहते हैं। उदाहरण डिप्लोकोकस
न्यूमोनाई है, और कई सारे माइक्रोकोकस एक के साथ एक चेन में पंक्तिबद्ध पाए जाते हैं, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं। उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। और जब 4 माइक्रोकोकाई साथ आ जाते हैं तो ये टेट्राकोकाई कहलाते हैं। नाइसेरिया इसका एग्जाम्पल है। सारसिना में 4 की 2 यूनिट साथ आ जाती है, यानी 8 माइक्रोकोकाई का समूह होता है। इस तरह का जो मॉर्फोलॉजी जीवाणुओं के देखने को मिलती है वो सारसिनी कहलाते हैं, और सारसिना ल्यूटिया इसका उदाहरण है। और एक स्टेफाइलोकोकाई जिसमें कई सारे माइक्रोकोकस अनऑर्गेनाइज्ड वे में एक साथ पाए जाते हैं। उदाहरण स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। दूसरे तरह के जो जीवाणु है वो बेसिलस कहलाते हैं, यानी दंडाकार जीवाणु होते हैं। इनका जो लंबाई में नाप है वो 0.3 से लेकर 15 माइक्रोन तक होती है, तथा इनका जो चौड़ाई है वो 0.2 से 2 माइक्रोन तक होती है। इसमें बेसिलस यानी सिंगल दंडाकार संरचना के रूप में जीवाणु पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ग्राम स्टेनिंग के द्वारा। लैक्टोबेसिलस यानी दही में इस तरह के जीवाणु पाए जाते हैं। डिप्लोकोकस, जब 2 बेसिलस साथ साथ आते हैं तो क्लेबेसिएला राइनोस्क्लेरोमेटिस इसका उदाहरण है। और कई सारे बेसिलस एक चेन के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इन्हें स्ट्रेप्टोबेसिलस कहते हैं। और बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस टीबी इसी तरह के जीवाणुओं के द्वारा होती है। तीसरे तरह के जो बैक्टीरिया है स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होते हैं, और इसका जो उदाहरण है स्पाइरिलम अंडुलम उदाहरण है। चौथे हैं विब्रियो, हैजा जिससे होता है विब्रियो कोलेरी। ये कोमा के समान संरचना वाले जीवाणु होते हैं। विब्रियो कोलेरी हैजा का कोजल ऑर्गेनिज्म है, अपन सबको पता है। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, जैसे थियोथ्रिक्स। और कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, जिन्हें बहुरूपी जीवाणु भी कहते हैं। और ये जीवाणु है वातावरण की ये परिवर्तनों के अनुसार अपने आकार, अपने अमाप में अस्थायी परिवर्तन कर सकने में क्षमता होती है। और इस प्रकार के जीवाणुओं को उनके जीवन चक्र में एक से अधिक रूपों में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वातावरण में परिवर्तित होते हैं ये भी अपने आकार और अमाप में परिवर्तन कर सकते हैं। एसिटोबैक्टर इसी तरह का उदाहरण है। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको मॉर्फोलॉजी के आधार पर जीवाणु कितने तरह के होते हैं ये बताने का प्रयास किया। अब कुछ जीवाणु चल होते हैं, कुछ जीवाणु अचल होते हैं। और चल जीवाणु फ्लैजिलम के कारण होते हैं। फ्लैजिला की उपस्थिति के आधार पर भी जीवाणुओं का वर्गीकरण किया गया है, वो मैं अपने आगे के व्याख्यान में बताऊंगा। तो आज के व्याख्यान को अगर समराइज करें तो जीवाणु कितने तरह के होते हैं? पहला कोकस, दूसरा बेसिलस, तीसरा स्पाइरल, चौथा विब्रियो, पांचवा फिलामेंटस और छठा प्लियोमॉर्फिक और बहुरूपी। हिंदी में भी अपन जाने तो गोलाकार, दंडाकार, सर्पिलाकार, कोमा के आकार के, तंतुकीय और बहुरूपी। तो इनको याद करना बहुत सरल है, और इस व्याख्यान में जिन चित्रों का उपयोग किया वो भी बहुत सरल और सहज हैं। आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं समझने के लिए भी। तो घर पे अभ्यास कीजिए। कोरोना काल में
जब तक सूचना नहीं मिलती है तब तक बाहर नहीं निकलना, तो घर में रहिए, लेकिन परीक्षा भी पास करनी है, इसलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।